बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पिछली वीडियो के अंदर जो है वो फोर्थ चैप्टर के 7 न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो है वो हम आखिरी 3 न्यूमेरिकल्स जो कि 4.8, 4.9 और 4.10 है इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.8 को। तो आइए ज़रा इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो क्या है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown in figure. Find the tension of each string या in each string। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास 2 ब्लॉक्स जो है वो दिए गए हैं। एक ब्लॉक जो है वो 5 kg का है, दूसरा ब्लॉक जो है वो 3 kg का है। अब वो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि ये दो जो स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, ये आपने जो है वो बताना है। ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो इसके डाटा की तरफ चलते हैं, फिर इसको जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये मैंने भी जो है वो डायग्राम बना दी है और इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक चूँकि 5 kg का है, दूसरा जो है वो 3 kg का है। सो ये 5 kg और ये हमारे पास जो है वो 3 kg के 2 ब्लॉक्स जो है वो लगे हुए हैं, एक 5 kg का और एक 3 kg का। देखिए ज़रा टेंशन हमारे पास एक्चुअली क्या चीज़ होती है। और पहले एक चीज़ और समझ लें कि ये दोनों जो मैसेज हैं ये एक्चुअली रेस्ट पर हैं। जब ये दोनों मैसेज रेस्ट पर हैं इट्स मीन इनके अंदर जो टेंशन होगी स्ट्रिंग्स के अंदर वो एक्चुअली इन ब्लॉक्स या इन मैसेज के वेट के इक्वल होगी। तो अगर मैं इस टेंशन की बात करूं तो यहाँ पे देखें इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो एक्चुअली सिर्फ इसी के वेट की वजह से है। लिहाजा ये जो T2 होगी वो हमारे पास इस ब्लॉक की जो हमारे पास इस ब्लॉक का जो वेट होगा एक्चुअली उसी के इक्वल होगी। सो मैं T2 के लिए कह सकता हूँ कि ये हमारे पास इक्वल होगी M2G के। सिंस ये आपने रेफरेंस याद रखना है क्योंकि हमें पता है कि टेंशन जो है वो वेट के इक्वल होती है और वेट जो है वो mg के इक्वल होता है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको एक दफ़ा बताया था कि टेंशन, वेट और फोर्स ये तीनों जो है वो इक्वलेंट होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे मैं जो है वो टेंशन T2 निकालना चाह रहा हूँ। तो M2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय G की वैल्यू तो बच्चे को पता है कि ये 10 होती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 30 और टेंशन है तो लिहाजा इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई है जो कि बहुत ईजी है। लेकिन T1 को कैलकुलेट करने के लिए T1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी है और वो ये है, अब इसको ज़रा इस तरह से देखें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसका जो वेट है वो एक्चुअली इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करना चाहूँ तो अब तो इसके साथ 2 ब्लॉक्स अटैच किए हुए हैं। तो जब 2 ब्लॉक्स अटैच किए हुए हैं तो इसका मतलब ये है जो इसका वेट होगा वो भी प्लस जो इसका वेट होगा वो भी, इन दोनों वेट्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल टेंशन जो है वो आ जाएगी। सो T1 कैलकुलेट करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि T1 जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल है। अब ए को सॉल्व करता हूँ कि T1 जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल होगी, W1 प्लस W2 के इक्वल होगी। अब W1 क्या है, W2 क्या है, अब जो है वो यहाँ पे हम W2 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, W1 भी कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पहले मैं जो है वो W1 कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो W2 कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इन दोनों का सम ले लेंगे। सो W1 किसके इक्वल होगा, M1G के। सो M1 यहाँ पे कितना है हमारे पास 5 kg। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 विच विल बिकम एज 50। ठीक है, सो W1 हम कह सकते हैं ये हमारे पास 50 न्यूटन्स के इक्वल आ गया। ठीक है जी। और जबकि W2 जो है वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है तो यहाँ पे दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। W2 विच इज़ इक्वल टू M2 इंटू G। सो मैं लिख सकता हूँ M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ इक्वल टू 30। सो W2 विच इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन्स। और जो हमारे पास टेंशन T2 है वो एक्चुअली T1 जो है वो इन दोनों वेट्स के सम के इक्वल है। लिहाजा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि T1 विच इज़ इक्वल टू वेट वन जो है वो हमारे पास कितना था 50 न्यूटन्स प्लस जो हमारे पास वेट 2 था विच इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन्स। ये न्यूटन्स यहाँ पे आप लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फाइनली जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो T1 विच इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन्स, 50 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू 80 न्यूटन्स। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो है वो इन स्ट्रिंग्स के अंदर
टेंशन थी, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू कितनी आई है 80 न्यूटन्स और इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है 30 न्यूटन्स। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.8। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को विच इज़ 4.9 जी। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज़ 4.9। स्टेटमेंट ये है कि अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, कि 10 सेंटीमीटर लेंथ के स्पैनर को इस्तेमाल करते हुए 200 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक नट को जो है वो टाइट किया गया। What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। ठीक है कि अगर उसी नट को दोबारा खोलना चाह रहे हैं हम, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि फोर्स जो है वो 200 न्यूटन ना लगे, बल्कि हमारे पास फोर्स कितनी लगे 150 न्यूटन जो है वो फोर्स लगे। तो अब ये बताएं कि जो स्पैनर होगा उसकी लेंथ कितनी चाहिए होगी। ठीक है जी। तो ये आपने जो है वो बताना है। मैं अब आपको सबसे पहले ना एक थोड़ी सी डायग्राम की मदद से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि आपने ऑलरेडी जो है ये पढ़ा हुआ है। देखो जी, बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि एक नट है, इस नट को जो है वो पहले टाइट किया गया इस तरह से घुमा के, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो उस वक्त जो हमारे पास स्पैनर की जो लेंथ थी वो कितनी बताई गई है 10 सेंटीमीटर ही बताई गई है। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं इसको, और उस वक्त जो फोर्स लगी थी वो 200 न्यूटन जो है वो फोर्स लगी थी। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस स्पैनर को जो है वो खोलना चाह रहा हूँ, फोर्स अगर मैं जो है वो लगाऊँ, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँगा वापस, ठीक है, ताकि मैं फोर्स जो लगाऊँ वो 150 न्यूटन की फोर्स जो है वो लगाऊं। अब आप ये बताएं कि इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, यानी कि L2 जो है वो हमने मालूम करने। लेकिन एक बात ज़रा आप समझ लें कि देखो बच्चे, मैं बल्कि आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो इसकी कैप है, ठीक है, जो इसको मतलब कि इसके अंदर जो फिलर है उसको कंट्रोल करती है, यानी कि इसको संभाल के रखती है। अब देखो बच्चे, मैं इसको टाइट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको टाइट कर दिए। बिलफर्ज अब मैं इसको अगर खोलना चाहूँगा तो मैं इसको जितना रोटेट करूँगा, इसको खोलने के लिए खुल गई है, ठीक है, वापस इसको बंद करने के लिए भी उतनी ही रोटेशन चाहिए। इट्स मीन कि जितना मुझे टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ रहा है इसको टाइट करने के लिए, इसको खोलने के लिए भी मुझे उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ऐसे ही है ना। तो अब जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको ओपन कर सकूँ, और जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको क्लोज कर सकूँ, तो मुझे सेम टॉर्क, यानी कि इसको उतनी बार ही घुमाना पड़ रहा है, खोलने के लिए भी और बंद करने के लिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मरतबा जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, जब टॉर्क की वैल्यू सेम होगी तो हम ये कह सकते हैं दो तरह के टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो इसको ओपन करने के काम आ रहा है, एक वो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जो इसको क्लोज करने के काम आ रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हमारे पास टॉर्क जो है वो टॉ 1 है, और एक हमारे पास जो है वो टॉ 2 है। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास F1 मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा F2 मल्टीप्लाई बाय L2, ऐसे ही है। लेकिन अब हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हमने L2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों सूरतों में नट को टाइट करना हो या लूज़ करना हो, हमारा टॉर्क सेम प्रोड्यूस हो रहा है। तो लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि टॉ 1 विच इज़ इक्वल टू टॉ 2, ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज़ जो है वो क्या है, सेम है। इसको आप बॉक्स में रख दें ताकि आपको पता चले कि ये फॉर्मूला है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब हमारे पास टॉर्क 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है जी, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 विच इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब हमारे पास F1 भी गिवन है, F2 भी गिवन है, L1 भी गिवन है, और L2 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। F2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये बन जाएगा हमारे पास F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय F2 विच इज़ इक्वल टू L2। ठीक है, चूँकि हमने L2 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो लिहाजा इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेंगे। L2 विच इज़ इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 0.1 डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू जो है वो हमें जो दी गई थी विच इज़ 150। ठीक है, तो अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर इन सब वैल्यूज़ को जो है वो सिंप्लीफाई कर लें, अच्छा 200 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 20, और उसके बाद जो है इसको अगर मैं 150 के ऊपर डिवाइड कर दूं, ठीक है, सो 150 के ऊपर जो है वो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.13
इसका जो यूनिट बनेगा वो मीटर बनेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ दी गई थी वो सेंटीमीटर में दी गई थी, तो लिहाजा इसको दोबारा से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास L2 की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.9 था। अब जो है वो इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो एक रह गया, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल विच इज़ 4.10। स्टेटमेंट पहले इसकी रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज़ सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? ज़रा इस सिनेरियो को पहले समझें आप लोग। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म बार है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे जो है वो बैलेंस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक साइड पर यहाँ पे कोई मैस जो है वो अटैच कर दूँ जो कि 20 जो है वो नहीं, बल्कि यहाँ पे कितना दिया 10 kg का हो, ठीक है। अगर एक साइड पर मैं 10 kg का मैस जो है वो लटका दूं तो डेफिनेटली इसने नीचे की तरफ जाना है, दूसरी साइड जो है वो ऊपर जाएगी। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे इस साइड पर जो है वो हम कितना वेट लटकाएं, यानी कि कितनी फोर्स जो है वो हम लगाएं ताकि ये जो इसकी वजह से नीचे जा रहा है वो नीचे जाना बंद हो जाए, बल्कि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए एट इट्स सेंट्रल पॉइंट, या जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कह रहे हैं। तो ये है इसका सिनेरियो। अब ज़रा इसको एक सिंपल सी जो है वो डायग्राम की मदद से आप समझें ताकि जो है वो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो जाए। तो ये आप ज़रा देखें, ये बिलफर्स हमारे पास एक बार था जिसकी टोटल लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी, यानी कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है वो है 1 मीटर, जैसा कि उसने वहाँ पे कहा था। और ये एक यूनिफॉर्म बार है, ठीक है जी। और उसने कहा कि एक साइड पर जो है वो एक मैस अटैच किया गया, जिसका मैस जो है वो एक बॉडी अटैच की गई है या कोई भी चीज़ जो है वो लटकाई गई है जिसका मैस कितना है 10 kg। मैंने यहाँ पे एक बच्चा बिठा दिया जिसका मैस जो है वो 10 किलो है, बिलफर्स, ठीक है जी। अब उसका जो मैस है वो हमारे पास 10 kg है, और उसने कहा था कि ये जो सेंटर से है, इस बार के बिल्कुल सेंटर से जो है वो कितने फासले पर है 20 सेंटीमीटर पर है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये 0.2 मीटर पर है। और उसने कहा चूँकि ये हमारे पास जो बार है वो टोटल 1 मीटर का है, तो इसके हाफ से एक तरफ जो है ये एक साइड पर जो है वो 20 सेंटीमीटर पर एक बच्चा बैठा है, दूसरा जो है वो डेफिनेटली दूसरे एंड पर बैठा है। अब हमें बताना ये, अब इसके मैस की वजह से डेफिनेटली एक वेट प्रोड्यूस होगा और जो कि इस बार को इस तरफ जो है वो घुमाएगा, और इस साइड पर जो बॉडी अटैच करेंगे और उसका जो मैस होगा उसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी, यानी कि वेट प्रोड्यूस होगा। तो अब सवाल पैदा ये हो रहा है कि वो फोर्स जो इस तरफ प्रोड्यूस होगी वो डेफिनेटली इसको इस तरफ रोटेट करवाएगी, ठीक है। इसने इसको इधर लेके जाना है, इसने इसको इस तरफ लेके जाना है, और जैसे सीसॉ होता है बच्चों का झूला, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है वो इस तरफ कितनी फोर्स लग रही होगी ये हमने बतानी है। इस तरफ चूँकि मैस गिवन है तो मैस से फोर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल होती है, mg के इक्वल होती है। अब F1 जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है क्योंकि m1 जो है वो हमारे पास गिवन है, तो ये इक्वल होगी m1 g के इक्वल, लिहाजा इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। मैस की वैल्यू हमारे पास 10 kg दी हुई थी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू वैसे 10 होती है, तो मल्टीप्लाई किया तो इसकी जो वैल्यू आ गई है वो 100 न्यूटन जो है वो आ चुकी है। और उसके बाद दो चीज़ें हमें और दी गई थी, एक तो इस साइड का डिस्टेंस जो है वो दिया गया था विच इज़ r1, और एक ये वाला डिस्टेंस दिया गया था विच इज़ r2। ये 20 सेंटीमीटर था, यानी कि 0.2 मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास पूरे 1 मीटर का हाफ दिया गया था, यानी कि 0.5 मीटर, तो R2 की वैल्यू 0.5 मीटर होगी है। फाइंड हमने करनी है फोर्स, यानी कि विच इज़ F2। जैसा हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल किया है वहाँ पे हमने L2 कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पे हमने F2 कैलकुलेट करनी है। सिनेरियो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अब हम जो है वो F2 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जो कि अभी जो है वो हम देखेंगे जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, अच्छा, अब यहाँ पे हमें चूँकि पता है कि जितना जो है वो इसने इस तरफ रोटेट करना है उतना इस तरफ रोटेट करना है, यानी कि दोनों टॉर्क्स जो है वो इक्वल होंगे। सो हमें पता है कि टॉर्क 1 जो है वो टॉर्क 2 के इक्वल होगा। सो टॉर्क 1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, T1 विच इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1। यहाँ पे जो है वो हमारे पास R1 की फॉर्म में, तो मैं R1 लिख लूँगा, विच इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय R2। तो लास्ट केस में हमने R2 यानी कि L2 जो है वो कैलकुलेट किया था, यहाँ पे अब जो है वो हमने F2 कैलकुलेट करना है। तो अब ये करेंगे कि हमारे पास ये जो R2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो F1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2 विच इज़ इक्वल टू
F2। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो हमने F2 जो है वो कैलकुलेट करना है, विच इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ। F1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, बल्कि दी नहीं गई थी, हमने खुद कैलकुलेट की थी, विच इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय R1 की वैल्यू कितनी थी 0.2 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी थी 0.5। तो अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये आंसर आ गया 20 को जो है वो 0.5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये है जी 20 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास जो है वो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.5 हाफ, तो ये नहीं कि ये 40 हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमारे पास आंसर आ गया 40। सो F2 जो है वो हमारे पास कितनी रिक्वायर्ड होगी, 40 न्यूटन्स। तो ये था आपका जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल जो है वो समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके 5th चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।